हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2012 का क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। जो नेट में एजुकेशन का नेट में जो क्वेश्चंस आया है उसको हम फिर से देखेंगे। 2012 का 15 क्वेश्चन हमने पहले डील किया था। आज फिर मैं 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उनको हम लोग डील करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। I have brought 20 questions of 2012 NTA NET exam. That time it was not NTA NET, it was UGC NET, and I have brought 20 questions. As earlier I have solved 15 questions, so I will continue. First question. There are 3 phases of teaching given by P. Jackson. Which of the following is incorrect one? 3 टीचिंग के फेजेस दिए गए हैं जो हम जानते हैं। उसमें क्या है? प्री एक्टिव फेज, दूसरा इसमें दिया है अंडर एक्टिव फेज, तीसरा है इंटर एक्टिव और चौथा है पोस्ट एक्टिव। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले हम उसको आंसर को क्लिक करें तो कौन सा नहीं है? अंडर एक्टिव फेज नहीं है। और ये 3 फेज जो है प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, ये फेजेस क्या हैं? जब टीचर क्लास के लिए तैयारी करता है तो जब वो प्लान करता है और क्या पढ़ाना है, किस तरह से क्लास को सेलेक्ट, कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, किस तरह से प्लान करके टीचिंग किस तरह से करनी है, ये सब जब टीचर करता है तो उसे प्री एक्टिव फेज कहते हैं। ठीक है, ये प्री एक्टिव फेज हुआ, टीचर क्लास लेने के पहले जो तैयारी करता है। इंटरएक्टिव फेज आता है क्लासरूम जाने के बाद, जब टीचर क्लास में चला जाता है, फिर बच्चों से वो किस तरह से डील करता है, बच्चों को किस तरह से इंटरैक्ट करता है, स्टूडेंट से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से उनको उनके आंसर्स को सुनता है, उनके रिस्पॉन्सेस को सुनता है और किस तरह से बच्चों को गाइड करता है। तो ये इंटरएक्टिव फेज में जाता है टीचर का। तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में टीचर क्या करते हैं कि किस तरह से बच्चों का बिहेवियर होना चाहिए, ये असेस करना, इवैल्यूएशन, किस तरह से वो टेस्ट करेंगे, जो पढ़ाए उसका किस तरह से टेस्ट करेंगे, ये सारी चीजों का टीचर डिसाइड करते हैं। तो इसे हम पोस्ट एक्टिव। तो 3 हुआ, पहले क्लास के पहले, फिर क्लास में, फिर क्लास के बाद। तो इसे हम प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। तो इसका आंसर है कौन सा नहीं है स्टेज? तो अंडर एक्टिव स्टेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है टेक्नो-पेडागॉजिक कॉम्पिटेंसी क्या है? ए साइंस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, अ टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। पहला हुआ ए साइंस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो टीचिंग में टेक्नोलॉजी का यूज। दूसरा क्या है? टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो टेक्नोलॉजी का जो सिद्धांत है और शिक्षण का जो सिद्धांत है, दोनों का कंबाइन करने का टेक्निक है टेक्नो-पेडागॉजी कॉम्पिटेंसी, या अ सेट ऑफ स्किल्स ऑफ इंटरवीविंग टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग लर्निंग बोथ साइंटिफिकली एंड एस्थेटिकली। तीसरा है ए कॉम्पिटेंस ऑफ डेवलप टेक्नो-पेडागॉजिक सिस्टम इन एजुकेशन। तो पेडागॉजिक कॉम्पिटेंसी क्या है? टीचर की एबिलिटी है कि वो किस तरह से टेक्नोलॉजी का टीचिंग में प्रयोग करता है, कितने अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, a skill of interweaving technology into teaching learning both scientifically and aesthetically। कितने अच्छे से टीचर टेक्नोलॉजी को टीचिंग में यूज करता है, इसे हम टेक्नो-पेडागॉजिक कॉम्पिटेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साइको एनालिटिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो हम सब जानते हैं कि साइको एनालिटिक approach was given by Freud, so it was first introduced by Freud। और साइको एनालिटिक अप्रोच क्या बताता है कि वो सबसे पहले एज्यूम ये करता है कि लोगों में अनकॉन्शियस थॉट होता है कि उनके बचपन से जुड़ा होता है और वो उनकी
फीलिंग, डिजायर और मेमोरी को प्रभावित करता है। साइको एनालिटिक अप्रोच इसी में बोलता है कि सब अनकॉन्शियस थॉट सब लोगों का होता है जो कि उनकी डिजायर्स, मेमोरी और फीलिंग्स को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following tools of collecting psychological information about people is most objective? और मोस्ट ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि एकदम उसका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। तो रेटिंग स्केल में क्या होता है, रेटिंग स्केल में एक्यूरेट नहीं आता है ना, हम रेटिंग स्केल में क्या करते हैं, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो ये हमें क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑब्जेक्टिव तो रिजल्ट नहीं दे रहा है। स्ट्रांगली एग्री में आप नहीं बता सकते कितना स्ट्रांगली है या लेस एग्री है तो कितना है। इंटरव्यू से क्या होता है कि इंटरव्यू में कोई भी इंटरव्यू को का जो डेटा आता है उसे हम एक ऑब्जेक्टिवली, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है तो जिसका आंसर एकदम फिक्स्ड होता है। तो उस तरह का इंटरव्यू का रिजल्ट एकदम नहीं होता, क्योंकि हर इंटरव्यू लेने वाले पर डिपेंड करता है कि एक ही इंटरव्यू बोर्ड में अगर कोई एक मेंबर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है या ठीक है सब लोग पूछ रहे हैं तो किसी को किसी का आंसर पसंद आ रहा है किसी को नहीं, तो ये मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होता। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का रिजल्ट एकदम ऑब्जेक्टिव होता है। साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो भी हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे इंटेलिजेंस वगैरह का जो भी इन्वेंट्री बनता है और उससे जो असेसमेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोजेक्टिव डिवाइस भी क्या होता है, पर्सनालिटी का प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि उसकी रेटिंग करने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि जिससे हम 100% कह सकें कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, क्योंकि उसके आंसर से डिपेंड करता है। और वो हो सकता है कि एक बार में वर्ड जैसे TAT, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड कंप्लीशन टेस्ट, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, वर्ड अपरसेप्शन टेस्ट या रोचा का इंफ्ला टेस्ट, इसमें जो भी रिजल्ट आता है वो मोस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है उसके। और लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनके रिजल्ट पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और ऑथेंटिक होते हैं। अकॉर्डिंग टू फिर आ गया साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय। तो ये साइको एनालिटिक थ्योरी जो फ्राइड का दिया हुआ है, इसमें ये माना जाता है कि न्यूरोटिक बिहेवियर जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। फ्राइड को मानना था कि ये जो है ना किसी दबी हुई इच्छा की वजह से होता है, रिप्रेशन ऑफ डिजायर्स से होता है, क्योंकि इसे हम न्यूरोटिक डिसऑर्डर को मनोविकार में, इसमें क्या होता है कि मन यह तय नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या वास्तविक है क्या अवास्तविक है। इसमें बहुत सारे डिजायर्स को जब आप दबा के रखते हैं बचपन में तो उससे ये इस तरह की न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, रिप्रेशन ऑफ डिजायर्स। अगला क्वेश्चन है, which of the following does not belong to category of non probability sample? तो कोटा सैंपल क्या है, कोटा सैंपल नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है। यहाँ क्या है कि हम कोटा फिक्स कर लिए, मुझे 20 बच्चे चाहिए किसी भी टेस्ट के लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैंपल में तो हम बड़े से पॉपुलेशन से इस तरह से सैंपल इकट्ठा करते हैं जिसमें कि हर के चुने जाने का इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस हो। लेकिन कोटा सैंपल में क्या हुआ कि क्लासरूम में के गेट पर हम खड़े हो गए और फिर 20 बच्चे जैसे जैसे आते गए उनमें से 20 को चुन लिया, उसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं हुई, तो इसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। मल्टी स्टेज सैंपल जो है ना वो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपल है। इसमें क्या होता है कि किसी भी एरिया को, सपोज कि किसी स्टेट का हमको, किसी स्टेट के कुछ कोई भी स्कूल, सपोज दिल्ली पब्लिक स्कूल स्टेट में जितने हैं उनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना है। इट इज नॉट पॉसिबल कि स्टेट के हर स्कूल को, तो हम स्टेट को क्या करते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को हम मतलब कई स्टेज में बांटते हैं, डिस्ट्रिक्ट को फिर विलेजेस में बांटते हैं या सब डिवीजन में बांटते हैं। तो इसके बाद फिर हम हर सब डिवीजन से, हर डिस्ट्रिक्ट से
स्कूल्स को चुनते हैं, तो उसमें से सैंपल लेते हैं। एक सब डिवीजन में जितने स्कूल होंगे, जितना सब डिवीजन है स्टेट में, उसमें से सारे सब डिवीजन में से जितने स्कूल्स हैं उसमें से हमने सैंपल निकाल लिया। और सैंपल निकालने का कोई भी तरीका हो सकता है, फिश बॉल हो सकता है कि सारे स्कूल का नाम चिट बॉल में डाला, चिट बना के उसमें से चिट निकाल लिया, 10 चाहिए तो 10, 20 चाहिए तो 20। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट में जितने स्कूल हैं उनके सारे लिए। तो ये होता है हमारा मल्टी स्टेज, कई स्टेज में हम सैंपलिंग करते हैं। पर्पसिव सैंपल भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है। उसमें क्या है कि जो हमारा पर्पस होता है उसके हिसाब से हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो पोर्टर सैंपलिंग में क्या हुआ कि हम सैंपल, टाइम बहुत कम होता है और हम अपनी सुविधा से कलेक्ट कर लेते हैं। पर्पसिव सैंपल क्या होता है कि हम खास करके ये मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, या जजमेंटल होता है कि बगल के स्कूल से ही हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। और इंसिडेंटल सैंपल क्या होता है, जब हम ऐसी जगह से सैंपल इकट्ठा कर लिया, सपोज कि हमें कुछ फैमिलीज का सर्वे करना और हम अपने ही अपार्टमेंट से सर्वे कर लिए, तो इसे हम इंसिडेंटल सैंपल करते हैं। तो ये तीनों जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है। केवल मल्टी स्टेज सैंपल जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपल है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डन। इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डन टू verify the accuracy of the source, to verify the authenticity of the source। तो कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म, जिसको हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, ये रिसर्चर का अटेम्प्ट होता है ताकि वो टेस्ट का मीनिंग को रिस्टोर कर सके। तो इसलिए एक्यूरेसी नहीं, यहाँ ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने की जरूरत, सॉरी एक्यूरेसी, सोर्स के एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए जरूरी होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म, ताकि मीनिंग ऑफ टेस्ट को रेस्टोर किया जा सके। तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन suggested silent meditation as part of the moral values? It was University Education Commission who suggested that my meditation, silent meditation should be a part of moral values। तो moral values के को डेवलप करने के लिए या इसको प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने बताया? मौन साधना, साइलेंट मेडिटेशन। उसमें क्या होता है, जब आप मौन साधना करते हो तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करते हो, आप अपने बारे में सोचते हो कहाँ आप सही थे कहाँ गलत थे। इसलिए ये मॉरल वैल्यूज के डेवलप करने में ये सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन क्या है बताइए? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, इसको मैग्ना कार्टा लिबरेटम भी कहा जाता था, जिसका मतलब था कि यह एक मैग्ना कार्टा जो था वो 1215 में इंग्लैंड का एक परिपत्र था। 1215 में आया था, जारी किया गया था, जिसमें क्या था कि ये इसे ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। इसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं। ये वुड्स डिस्पैच था जो कि लागू किया गया था। इसमें क्या था कि कुछ नोबेल जो थे उनको अधिकार दिया गया था और शिक्षा के, और ये सार्जिन कमीशन क्या है इसके बाद, तो ये वुड्स डिस्पैच को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं, जिसे ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। 1215 में आया था। सार्जिन कमीशन क्या था? सार्जिन कमीशन था पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे प्रिपेयर किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जिसमें कि लिटरेसी और एजुकेशन को इंडिया में किस तरह से डेवलप किया जाएगा ये बताया गया था सार्जिन कमीशन में।
मैकॉले मिनट्स क्या था? मैकॉले मिनट्स थॉमस बैरिंगटन मैकॉले ने 1835 में भारत में विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल थे, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का टू प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज in place of Arabic, Sanskrit and पर्शियन की जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज को भारत पर थोपना या लागू करने के लिए मैकॉले मिनट्स बना था। इसलिए मैकॉले को भारत में ब्रिटिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय दिया जाता है। हंटर कमीशन एजुकेशन का कमीशन था जो कि 1880 हंटर कमीशन एजुकेशन इंडिया के एजुकेशन का कमीशन था 1882 में आया था। इस सबको हम अलग से भी पढ़ेंगे, इनके लिए हम अलग से वीडियो बना के डालेंगे। ये एजुकेशन कमीशन अभी सारा बाकी है, मैं अभी उस पर बनाऊंगी। अगला क्वेश्चन है द ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट इज रिलेटेड टू। ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट जो था वो 18th और 19th सेंचुरी में 18th and 19th century में वेस्टर्न स्कॉलरली डिसिप्लिन जो लोग थे ना, वो लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी ये सब की स्टडी को सारे चीज की स्टडी को लाया था या जोड़ा था ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट में। सो इसलिए ये क्लासिकल लिटरेचर से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या चीजें थी? लिटरेचर, लैंग्वेज, रिलीजन, फिलोसफी सारा था। ये इसमें वेस्टर्न स्कॉलरली डिसिप्लिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवियाथन। लेवियाथन हॉब्स के द्वारा लिखा गया था। हॉब्स एक क्या थे? हॉब्स एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। हॉब्स, इसका आंसर है हॉब्स, इंग्लिश फिलोसोफर। लेवियाथन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सी मॉन्स्टर। एक समुद्री जीव था सांप की तरह, उसका नाम लेवियाथन उन्होंने रखा था और ये मिथिकल माइथोलॉजिकल क्रीचर था, ठीक है, और समुद्र का था। और ये हिब्रू से, ये वर्ड हिब्रू भाषा का है। इसके नाम पर उन्होंने लिखा था और ये बहुत फेमस बुक है। हॉब्स की बहुत फेमस बुक है। फेमस बुक जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था। ठीक है, ये हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लेवियाथन बुक में ही दिया गया है, जो बहुत मशहूर बुक है। Project is a whole-hearted, purposeful activity proceeding on a social environment. It was defined by project method किसके द्वारा दिया गया था? किलपैट्रिक के द्वारा। तो ये कथन किसका है? किलपैट्रिक का है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कि प्रोजेक्ट जो है एक होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी जो कि सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ता है या किया जाता है, ठीक है। अगला है Who said school be made as miniature society? किसने कहा था स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी की तरह बनना चाहिए? ये डीवी का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का स्टेटमेंट आ सकता है, इसलिए उनके थॉट को पढ़ना होगा और जो बहुत कॉमन थॉट होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच
The individual is adapted to his classroom environment, social environment, political environment, cultural environment. It's obvious कि वो socialization, social environment में adaptation सिखाता है या इसके द्वारा मनुष्य social environment में adapted होता है, मतलब ग्रहण करता है या वो social environment को ग्रहण करता है या society उसको ग्रहण करती है. The movement from one social class to another is social status, social control, social change, social mobility. ये क्या है कि आप एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जब जाते हैं, मान लीजिए कि आप अभी ऑफिसर हैं और आप सीनियर ऑफिसर जब बनते हैं, इट इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी, बिकॉज आपका सोशल स्टेटस उससे बढ़ जाता है. सो इट इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी. वन सोशल क्लास से दूसरे सोशल क्लास में जब जाते हैं तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं. अगला क्वेश्चन है, कल्चरल लैग इज द टर्म यूज्ड बाय, इसके द्वारा कल्चरल लैग शब्द यूज किया गया था. तो ये ऑकबर्न के द्वारा, ऑकबर्न ने सोशल लैग शब्द का प्रयोग किया था. तो इसका आंसर होगा ऑकबर्न. ये कल्चरल लैग होता क्या है? कल्चरल लैग होता है सांस्कृतिक अंतराल, जिसको हिंदी में कहते हैं. ये कहता है कि डिफरेंट कल्चरल लैग और मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर में जो डिफरेंस होता है उसे कल्चरल, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर का डिफरेंस. डिफरेंस ऑफ कल्चरल लैग कहलाता है. तो क्या कहता है, इसीलिए क्या होता है, ये कल्चरल लैग जो है ना, वो क्या करता है कि टाइम लगता है. कल्चरल लैग की वजह से ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, जो कि सोशल मतलब प्रॉब्लम है, जबकि ये लैग की वजह से नई चीज को एक्सेप्ट करने में, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है. दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैग. DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन, इसका आंसर है 1994 में यह शुरू हुआ था. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, supervision is a continuous activity, whereas inspection is a general activity in a common place, special activity in a given moment, complex activity in a situation, specific activity in a specific time. सुपरविजन क्या है कि कोई सब कोई देखता रहता है, सुपरविजन में काम अच्छे से हो. लेकिन इंस्पेक्शन के लिए कभी कभी इंस्पेक्शन आता है ना, स्कूल में, कॉलेज में, जब भी इंस्पेक्शन आता है, नैक की टीम आती है इंस्पेक्शन के लिए कॉलेज में. तो ये क्या है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी है और स्पेसिफिक टाइम होता है इसका. ठीक है. अभी सारा इंस्पेक्शन रुका हुआ है. क्यों रुका हुआ है? कोरोना की वजह से. एंड द लास्ट क्वेश्चन is who propounded the self theory of personality. So this theory was given by Kretschmer, Albert, Eisenach. No, it is given by Roser. जिन्होंने क्या बताया, इन्होंने किस चीज पर, सेल्फ थ्योरी पर मैं एक वीडियो बना के डालूंगी पूरा डिटेल. इसमें क्या है कि सेल्फ वर्थ, अपना इमेज और अपना आइडियल सेल्फ, आदर्श सेल्फ कैसा होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया. इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Stay safe.